नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं फिजिक्स के अगले पार्ट में। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने आपको समतल दर्पण के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। स्पेरिकल मिरर। तो दोस्तों, गोलीय दर्पण क्या होता है कि गोलीय दर्पण किसी एक खोखले कांच के गोले का एक भाग होता है जिसके किसी एक पार्ट पे कलई की रहती है, चाहे वो बाहर से कलई किया हो या चाहे वो अंदर से कलई किया हो। अगर वो बाहर से कलई किया है तो इस तरह के गोलीय दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। अगर अंदर से किया हो तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है दोस्तों, तो गोलीय दर्पण किसी एक खोखले कांच के गोले का भाग होता है जिसके किसी एक भाग पे, यानी कि दोस्तों अगर ये कोई एक कांच का गोला है तो इसके किसी एक भाग पे मान लो अंदर से हमने कलई कर दिया, तो अब यह गोलीय दर्पण क्या हो गया दोस्तों। एक यह जो कांच का गोला है, अब यह गोलीय दर्पण है। इसके किसी एक पार्ट पे हमने अंदर से कलई किया है और इसके आधे टुकड़े को हम दिखा रहे हैं। तो यह एक गोलीय यह एक गोलीय उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं चित्र दिख रहा है, जो सामने में हमने आपको बना के दिखाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं दर्पण के बारे में। हम बात करते हैं अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण क्या होता है दोस्तों, किसी कांच के गोले का वह भाग जिसके बाहरी सतह पे कलई किया रहे, जिसके बाहरी सतह पे कलई किया रहे और यह अंदर से चिपका हो, इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। सीधा सा बात है कि अवतल दर्पण के बाहरी सतह पर, यानी कॉनकेव मिरर के बाहरी सतह पर क्या कहते हैं, ये कलई किया रहता है, पेंट किया रहता है। इसको हम लोग अभिसारी भी बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। किस दर्पण को? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, यानी कि कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, जरा इसका आप बता सकते हैं कि अभी हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों ये अनंत से आने वाली किसी भी प्रकाश की किरणों को, किसी भी प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, किसी एक पॉइंट पर फोकस करता है और वहाँ पे आके अभिसारित करता है। अभिसारित का मतलब जमा करना, इकट्ठा करना। यानी कि अवतल दर्पण ने क्या करता है कि अनंत से आने वाली किसी भी किरणों को सिकोड़ देता है, छोटा कर देता है। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, दूरबीन में करते हैं, सिनेमा के प्रोजेक्टर में करते हैं, दाढ़ी बनाने में करते हैं। क्योंकि इसका होता है दोस्तों कि अगर ये दाढ़ी महीन कण है, अगर हमने अवतल दर्पण में देखा तो ये जो टकराने वाली किरणें हैं ना, इसको अभिसारित करता है, जिससे जब ये परावर्तन होता है इन किरणों का, तो अब ये जो है ये बहुत स्पष्ट रूप से इस मिरर पे दिखा जा सकता है। इसीलिए हम इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि अभिसारी दर्पण किस दर्पण का अन्य नाम है या एग्जाम्पल है, तो ये है। इसके बाद चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। उससे पहले अवतल दर्पण के बारे में मुख्य पॉइंटें। तो गोलीय दर्पण में क्या क्या मुख्य पॉइंट होता है, चलिए हम देखते हैं। दोस्तों, हमने यह एक अवतल दर्पण का चित्र बनाया है। इसमें क्या क्या होता है तो देखिएगा, यह एक अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर का चित्र है दोस्तों। इसके मध्य भाग पर गोलीय दर्पण जिस कांच का भाग होता है और उसके बाहरी सतह पर कलई किया हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, दिख रहा है। इस सतह के मान लीजिए किसी एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं जो कि सेंटर से होके गुजरने वाली एक्सिस को जोड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं पोल। मतलब कि सर ये गोलीय दर्पण का सेंटर है, मान लीजिए कि ये सेंटर है, इस सेंटर से इस दर्पण को मिलाने वाली, सतह से मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस रेखा को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं
प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान रेखा एक्सिस, और इसको बोलते हैं सेंटर यानी सी, और इसको बोलते हैं पोल, यानी कि सतह पर जो पॉइंट मिला उसको पी बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इस कर्व का जो सेंटर है तो इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेते हैं दोस्तों, वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है दोस्तों, चूंकि यह P और यह C किसी गोलीय दर्पण के सेंटर को दिखाता है और सेंटर से जो परिधि है उसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो दोस्तों यह जो रेखा है, यह रेखा C और P क्या कहलाती है? यह वक्रता त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये R। अब दोस्तों इसके बीचों बीच एक मुख्य बिंदु होता है, फोकस बिंदु, जहाँ से परावर्तन के बाद कोई भी किरणें फोकसित होती है या आके कटान बिंदु बोल सकते हो। तो यह होता है दोस्तों F, यह होता है फोकस, और F और P के बीच की दूरी को बोलते हैं स्मॉल f यानी कि फोकस लेंथ। तो किसी भी गोलीय दर्पण में अवतल हो या उत्तल हो, तीन प्रमुख चीज़ें होती है। पहला पोल, दूसरा सी, तीसरा पेप। पोल मतलब जो कि परिधि पर केंद्रित हो और सी और पी के बीच प्रधान एक्सिस को मिलाती हो। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस जो सी और पी के बीच में हो, और इसी प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस तो सी और पी से होकर गुजरती है, मिलाती भी है, और सी और पी किसी भी गोलीय दर्पण के रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस दोस्तों यहाँ से भी हो सकता है, अनंत से भी हो सकता है, सी से आगे भी हो सकता है, मतलब वो सी और पी के हो के गुजरती है। केवल प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से भी गुजर सकती है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वह पी और सी से होकर गुजरती है और उसको मिलाती है। ठीक है, जबकि दोस्तों सी और पी के बीच की जो रेखा है इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस सी और पी से होकर गुजरने वाली लाइन को बोलते हैं। अब दोस्तों ये अवतल दर्पण का जो हम भाग लिए ना, इस भाग के जो रेडियस हो, ये डायमीटर होते हैं, जो मुख्य द्वारक बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? द्वारक। जो किसी दो पॉइंट को मिलाने से बनी जो डायमीटर यानी व्यास होता है, किसी दो पॉइंट को मिलाने से बना जो व्यास होता है उसको हम लोग द्वारक बोलते हैं। द्वारक क्या होता है? इंग्लिश में एपर्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट होती है। तो फोकस तो समझ गए दोस्तों कि प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा के फोकसित होती है जिस बिंदु पर, वहाँ फोकस बनता है। तो किसी भी दर्पण का अगर रेडियस r है तो फोकस ऑलवेज r/2 होगा, f = r/2 होगा। ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बनेंगे कि किसी भी दर्पण का फोकस कहाँ बनता है? सी और पी के जस्ट बीचों बीच, सी और पी के बीचों बीच दर्पण का फोकस लाई करता है। तो क्या क्या मुख्य पॉइंट हुआ? पोल, फोकस, रेडियस, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, और प्रिंसिपल एक्सिस एपर्चर्स यानी द्वारक। चलिए अब हम आपको बताते हैं प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। आपने 10th के क्लास में पढ़ा होगा कि अगर किसी अवतल दर्पण में हमने अनंत पे कोई वस्तु रखा है तो यहाँ से आती है, फोकस से कट जाती है, यहाँ से जाती है, फोकस से कट जाती है, फोकस पे को बिंदु बराबर अपोजिट। यानी अगर अनंत पे कोई वस्तु रखा हमने, ये प्रतिबिंब है। चूंकि हम इसको इसलिए शॉर्ट में दिखा रहे हैं क्योंकि 10th क्लास में आपको पूरा बना के दिखाना पड़ता है पूरा एकदम। तो हम आपको बस एक 10 सेकेंड का ट्रिक पूरा ख़त्म, इसलिए हम ट्रिक बता रहे हैं। तो आपने यह मुख्य फोकस किसी बिंदु से आई इस तरह से, तो होता क्या है कि अनंत से कोई वस्तु गई, फोकसित हुई और एफ पे कटी, तो अनंत से वस्तु रखने पर कहाँ बनता है प्रतिबिंब? एफ पे प्रतिबिंब बनेगा किसी वस्तु का।
कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यहाँ पे कैसा है, ये उल्टा बनेगा, चूंकि फोकसित है और वास्तविक किरण है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक और काल्पनिक हम बता चुके हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। और बहुत छोटा बिंदु बराबर, बहुत छोटा बिंदु बराबर आकार बनेगा। आकार कैसा होगा, बिंदु बराबर या बहुत छोटा जो भी हो। तो आपको अब ये इस तरह अब अनंत पे रखे तो क्या होगा, अनंत और सी के बच में रखे तो क्या होगा, सी पे रखे तो क्या होगा, एफ पे रखे तो क्या होगा, ये आपको हम अब एक सिंपल ट्रिक से बताने वाले हैं। आप एक बार देखोगे आपको एकदम स्पष्ट याद हो जाएगा, ये हमारा गारंटी है। आप एक अवतल दर्पण बना लो। चलिए जितने चीज़ बताए हैं आप वहाँ लिख दो, पी एफ सी। कोई दिक्कत है दोस्तों? आपने क्या करना है, केवल अनंत से लेके, थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि यहाँ लाइट आ रहा है। चलिए पी एफ और सी हमने बना दिया। आपको करना क्या है, सिर्फ मेरे को आप ध्यान देंगे और आप हमको फॉलो करेंगे। आपको करना क्या है कि सी से हट के एक वस्तु रखना है अनंत पे, ख़त्म कहानी। एक वस्तु रखना है अनंत और सी के बीच में और धीरे धीरे वस्तु को छोटा करते जाना है। फिर एक वस्तु रखना है सी पे, एक वस्तु रखना है सी और एफ के बीच में, एक वस्तु रखना है एफ पे। पहले आप इतना कर लोगे, नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, जस्ट अब इसका अपोजिट करो, इधर से छोटा से। ये उल्टा बना दिया, उल्टा बना दिए हैं हम। यहाँ से शुरू करो छोटा से। सेम उतारना है दोस्तों, सेम। ये नॉर्मल सा ट्रिक है और आपने क्या करना है, बस 1 से 5 तक चलने हैं और इधर से फिर उल्टा से शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 कैसे बन गया जी? और एक एक्स्ट्रा यहाँ बन गया, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 बस हो गया। यही अवतल दर्पण पे सभी प्रतिबिंब जो आपको बनते हैं उसका मुख्य चित्र है, जो आपको अब ख़त्म हो गया कहानी। इतना ही करना था आपने। अब अवतल दर्पण पे बनने वाले सभी प्रतिबिंब जान लिए कैसे। तो दोस्तों अवतल दर्पण पे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, अगर अवतल दर्पण पे अनंत पे कोई वस्तु रखा है, देखते रहना दोस्तों, अनंत पे, ये मेन एक्सिस है, एक्सिस के बाहर हम लोग अनंत मान लेते हैं। अगर अनंत पे कोई वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब एक का एक फोकस पे बनेगा। कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, वास्तविक दिख रहा है। अगर सीधा है, डॉटेड लाइन नहीं है तो वास्तविक है और बहुत छोटा है। यानी अनंत पे रखे हैं तो कैसा बना है, वास्तविक, छोटा और फोकस पे। अनंत और सी के बीच में रखा मैंने, अनंत और सी के बीच में, ये सी है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप यहाँ से देख सकते हो, अगर हमने अनंत और सी के बीच में वस्तु को रखा है तो इसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बन रहा है। डायरेक्ट इधर से इधर करते चलो, सी एफ के बीच में अभी भी छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। यहाँ तक तो सेम है, सी एफ के बीच में बन रहा है। ठीक है, अब हमने अनंत और सी के बीच में ना रख के अब सी पे रखा, थोड़ा आगे बढ़ाया, सी पे रखा तो सी पे जैसा है वैसा ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। सी पे रखेंगे ना, रेडियस पे ऑलवेज बराबर बनेगा, ऊपर भी इतना ही, नीचे भी इतना ही। तो रेडियस पे जब भी प्रतिबिंब रखते हैं, चूँकि यह सेंटर पे है, ऊपर और नीचे बराबर होता है, तो सी पे जब रखेंगे तो सी पे ही बनेगा, बराबर बनेगा। लेकिन सी और एफ के बीच में वस्तु को रखेंगे तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा,
वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। एफ पे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बनेगा। अनंत पे रखे तो एफ पे बना, एफ पे रखे तो अनंत पे बना। जस्ट ऐसे चलना है, इसको अपोजिट कर देना है। एक बस पूछता है सी और एफ के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, जिसको डॉटेड लाइन से दिखते हैं दर्पण के पीछे बनता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक किरण कटती हुई नहीं दिखती है और उल्टा ना बन के सीधा बनता है। तो ये 5 के बाद 6 नंबर, इसको भी 6 नंबर कर दो, ख़त्म कहानी। आपको अवतल दर्पण पे बनने वाले सभी प्रतिबिंब आपके सामने हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। आपने करना क्या है कि एक लाइन मार देनी है और इसको सी, इसको एफ मान लेना है। और करना क्या है कि अनंत से कोई वस्तु आ रही है, उसको ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा दिखाना है। ठीक है, पूछा कि अनंत पे रखें वस्तु तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, आपने तुरंत फोकस पे उल्टा करके बना देना, नीचे जस्ट मिरर पे उल्टा। ठीक है, फिर पूछा कि हमने प्रतिबिंब को अनंत और सी के बीच में रखा है, आपने क्या करना है, वस्तु को हल्का छोटा करना है, इधर हल्का बड़ा करना है, बस एक एक स्टेप बढ़ते चलो। फिर बोला कि हमने सी पे रखे हैं, चूँकि यहाँ से एफ पे, फिर एफ और सी के बीच में, तब सी पे ही बनेगा प्रतिबिंब, आपने सी पे बना देना है। ठीक है, इससे छोटा, इससे बड़ा होते जाना चाहिए प्रतिबिंब, वस्तु छोटा और प्रतिबिंब बड़ा होते जाना चाहिए। आपने कहा कि सी और एफ के बीच में हम प्रतिबिंब वस्तु को रखेंगे, आप सी और एफ के बीच में रखिए, प्रतिबिंब को नीचे करके और बना दो। आपने बोला नहीं हम फोकस पे रखेंगे, आप अनंत पे बना दो और बड़ा करके नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक का प्रतिबिंब यहाँ, 2 का प्रतिबिंब यहाँ, 3 का यहाँ, 4 का यहाँ, 5 का यहाँ। सिंपल ट्रिक है। और 6 नंबर का अगर एफ और पी के बीच में हमने किसी वस्तु को रखा है तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा, बस ख़त्म। बाकी आपको कुछ करना नहीं है। ये अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का ट्रिक है जो 10 सेकंड में आप बना सकते हैं। अगर अवतल दर्पण की बात करें दोस्तों तो इसमें केवल 2 केस याद रखना है। पहला केस है कि जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तब, दूसरा केस है जब अनंत और पी के बीच में रखते हैं तब। अनंत और पी के बीच में वस्तु को रखते हैं तब, अनंत पे रखते हैं तब। तो यहाँ पर चूंकि होता क्या है, दर्पण इस साइड है, कलई इस साइड किए हैं तो प्रकाश की किरण वाजिब बात है कि इधर से लौटेगी। इसीलिए होता क्या है कि जब टकरा के किरणें फैल जाती है, इसलिए इसको हम लोग अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। अवतल दर्पण को हम लोग अपसारी बोलते हैं, उत्तल दर्पण को, ये अवतल दर्पण को उल्टा बोलते, अवतल दर्पण को अभिसारी बोलते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को फैला देती है। यहाँ से आई टकरा के एकदम दूर दूर फैल गई, उत्तल दर्पण में फैल जाता है, अवतल दर्पण में आके मिलता है। दिख रहा होगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसमें केवल 2 प्रतिबिंब के केस याद रखेंगे, क्योंकि हम आपको वो नहीं बता रहे हैं कि यहाँ वस्तु रखें, ऐसे किरण कटी मुख्य फोकस पे, इधर से कटी, वो सब हम नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको केवल यह पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ये एग्जाम पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का, कि अनंत पे वस्तु रखे तो कहाँ। आप फटाक से एक लाइन मारना, ये है आपको उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है, सॉरी हाँ उत्तल दर्पण है। तो एक अनंत पे रखे तो फोकस से शुरू कर देना, एक फोकस पे बना देना। एक हमने और कहाँ रखा? पी और अनंत के बीच में, तो फिर इधर खसका देना। देखना प्रतिबिंब काल्पनिक बने तो डॉटेड लाइन से दिखा देना। ठीक है, तो यह एक है तो वस्तु से छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, जैसे इसमें हमने दिखाया है कि अनंत पे कोई वस्तु रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। तो इतना तो याद रखना कि दर्पण कोई हो, दर्पण अवतल हो या उत्तल, दर्पण अवतल हो या उत्तल, फोकस पे रखने, अनंत पे रखने पे उसका प्रतिबिंब ऑलवेज अनंत पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा, याद रखना। अनंत पे रखेंगे वस्तु को तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पे। लेकिन उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर है कि इसमें काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अनंत पे रखने पे फोकस पे बनेगा, छोटा बनेगा। ये दोनों तो सेम था, क्योंकि हमको अब सेम से न मतलब नहीं, आप एक लाइन मारोगे आपको दोनों ट्रिक याद हो जाएगा।
और P और अनंत के बीच में रखेंगे तो फिर और छोटा बनेगा वस्तु से। दोनों केस में वस्तु से छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है, प्रतिबिंब का कंडीशन सेम है। कहीं भी रखो आपको ये कंडीशन सेम है, खाली कहाँ बनता है ये, तो एक P और F के बीच में बनता है, एक F पे बनता है। चलिए हम आपको एक बार और एग्जाम्पल हम आपको याद करवाने के लिए हम एक बार फिर से दिखा देते हैं। हमने यह उत्तल दर्पण के लिए एक लाइन मारा है, यह एक अवतल दर्पण के लिए ऊपर नीचे उत्तल दर्पण के लिए हमने बोला कि यह हमारा C है, यह हमारा F है। हमने अनंत पे एक वस्तु रखा, अनंत और C के बीच में एक वस्तु रखा है, C पे एक वस्तु रखा है, C और F के बीच में एक वस्तु रखा है, F पे एक वस्तु रखा है, ख़त्म कहानी। अब हम जहाँ जहाँ रखे हैं प्रतिबिंब हमारा F से शुरू होगा, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक का प्रतिबिंब इधर, दो का यहाँ, तीन का यहाँ। C पे ऑलवेज बराबर बनेगा, याद रखिएगा, C पे ऊपर नीचे बराबर बनेगा। बाकी अनंत पे तो छोटा बनेगा, फोकस पे बनेगा। एक लास्ट कंडीशन इसमें होता है खाली कि अगर हम F और P के बीच में रखते हैं तो बहुत बड़ा बनता है, काल्पनिक बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पे अनंत पे कोई वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। कैसा बनता है, वस्तु से, अरे यार ब्लू पेन, वस्तु से छोटा, काल्पनिक और सीधा। अब बोला कि नहीं, अब हमको बताओ कि P और अनंत के बीच में वस्तु को रखेंगे तब कैसा बनेगा। ये P है, तो P और अनंत के बीच में हमने बोला कि वस्तु को रख दिया है। तो अब बोला कि नहीं, फोकस और F के P के बीच में बनेगा, काल्पनिक बनेगा। डॉटेड लाइन से दिखा दो, ख़त्म कहानी। ऊपर है आपको अवतल दर्पण की कहानी, नीचे है उत्तल दर्पण की कहानी। आपको एक लाइन में दोनों दर्पण के ट्रिक हो गए याद। अब हम आपको इसके एग्जाम्पल समझाते हैं, जो जो बुक में है आपको एग्जाम्पल्स तुरंत याद रहेंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। चलिए सामने में दोस्तों हमने दो भाग करके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। आपको बस यह बताना है कि यह उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल्स है, यह अवतल दर्पण का है क्या। दोस्तों यह अवतल दर्पण का एग्जाम्पल है क्या, या यह उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल है क्या। आप एक बार एग्जाम्पल्स देख के पढ़ो और सोचो, पहले सोचो कि आखिर ऐसा क्या होगा कि इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम में जब भी एग्जाम्पल्स पूछे, याद नहीं रहे, पूछा जाता है कि टॉर्च में कौन सा दर्पण यूज होता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है, आप याद करोगे उस समय तो पागल हो जाओगे। याद नहीं करना, इसका नॉर्मल सा मेथड बताते हैं कि दोस्तों देखो, यह एक अवतल दर्पण है और यह एक उत्तल दर्पण है। उल्टा कर देते हैं क्योंकि उल्टा एग्जाम्पल है। तो अब हम आपको लिख देते हैं, क्योंकि यह उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल है, यह अवतल दर्पण का एग्जाम्पल है, और पूछा जाता है कि किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है दोस्तों कि अनंत से रखी कोई भी वस्तु को यह क्या करता है, फोकसित करता है, और टकराने के बाद यह फैल जाता है। तो फोकसित करने के कारण टॉर्च और सर्च लाइट में क्या होता है, जरा ध्यान देना दोस्तों। ये दोस्तों कोई एक टॉर्च है और आपने यहाँ पे एक अवतल दर्पण लगाया है, तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जब भी प्रकाश की किरणें निकलती है ना, तो मुख्य फोकस से फोकसित होकर निकलती है। फोकसित होकर निकलने के कारण क्या करती है कि यह जो है ना, मतलब किरणों को इधर उधर फैलाती नहीं है, बल्कि एक जगह कांस्टेंट, मतलब एकदम कांस्टेंट रखती है एक जगह, इस तरह से, ताकि सामने वाली चीज़ें स्पष्ट दिखे। होता क्या है कि अपने टॉर्च और सर्च लाइट में आप बार बार देखे होंगे, एक टॉर्च है मेरे पास, चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप इसके लाइट को देखो, अगर हमने टॉर्च को जलाया है तो एक सेंटर पे आप यहाँ पे एक फोकसित लाइट देख रहे होगे, और फैलता भी नहीं है इतना, देख सकते हो। हमने आपको दिखा रहे हैं कि एक फोकस लाइट दिख रहा है किसी एक टॉर्च से, फैलाने पर भी वो फोकस हट नहीं रहा है, कितनों दूर कर दे। देखिए हम पूरा दूर कर रहे हैं लेकिन वो फोकस लाइट हट नहीं रहा है, नज़दीक करो तो भी, दूर करो तो भी, एक सेंटर पे जो फोकस लाइट है वो रह रहा है।
इसका क्या मतलब है दोस्तों कि जब सर्च लाइट हम किसी चीज़ को सर्च करने जाते हैं ना, तो आपने टॉर्च जलाया, आपकी नज़रें सामने रहती है, आपकी नज़रें सामने वाली चीज़ों को दिखती है। आपने टॉर्च जलाया, किरण ऐसे वैसे फैल गई, सामने वाले पे उतनी रोशनी, तीव्र रोशनी नहीं पड़ती है। तीव्र यानी तेज रोशनी पड़नी चाहिए, वो तेज रोशनी नहीं पड़ती है। किस दर्पण का उपयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है दोस्तों, उत्तल दर्पण क्या करता है दोस्तों, आने वाली किरणों को एकदम फैला देता है, एकदम अपसारी कर देता है, हमने डाइवर्ज कर देता है। हमने डाइवर्ज और क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग बताया था। तो ये कन्वर्जिंग का एग्जाम्पल है। इसीलिए अवतल दर्पण में हमको फोकस, जब भी एग्जाम में आप सोचना, आपसे पूछ दे कोई ऐसा एग्जाम्पल कि बताओ घड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, तो हेडलाइट सड़क पे चल रही है तो सड़क के सीध में गड्ढा ना हो, कहीं नहीं हो, इधर उधर का किरण ना दिखा के, अरे जंगल में क्या है उधर रोशनी नहीं देखनी चाहिए। हमको देखना क्या है दोस्तों, हमको देखना क्या है दोस्तों, हमको यह अगर कोई गाड़ी है, यह कोई गाड़ी है, तो दोस्तों हमको ये सामने में सड़क कैसी है यह देखना है। तो एकदम स्ट्रेट फोकस लाइट चाहिए। जहाँ फोकस लाइट चाहिए, क्या लाइट चाहिए? फोकस, केंद्रित लाइट चाहिए, वहाँ हमको अवतल दर्पण चाहिए। चाहे वो टॉर्च में फोकस लाइट चाहिए सामने वाली चीज़ों को देखने के लिए, चाहे वो वाहन के हेडलाइट में। लेकिन अगर वाहन के साइड में हमको चाहिए, साइड वाली चीज़ों को देखने के लिए, जब हम साइड में कि अच्छा इस साइड क्या है, इस साइड क्या है, साइड मिरर कहने का मतलब जब हमने वो दर्पण एक लगा के रखते हैं ना कि पीछे कौन कौन सी गाड़ी आ रही है, तो इससे क्या होता है, चूँकि यह फैला देती है, इससे क्या होता है कि जो बहुत बड़े रेंज में, बहुत बड़े दायरे में हमको वाहन है अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने साइड मिरर लगा के रखा है, तो यह पीछे से आने वाली बहुत बड़े रेंज में आराम से दिखा देती है कि कितनी सारी गाड़ियाँ आ रही है। क्यों? क्योंकि उसके रेंज को फैला देता है। तो इसीलिए हम वहाँ पर अवतल दर्पण पर यूज करते हैं। और उसमें चूँकि प्रतिबिंब सीधा बनता है, एक और फायदा है कि हमको जो प्रतिबिंब यानी कि वस्तु पे जो लिखा है वही चीज़ दिखता है। सेविंग उविंग के दर्पण में जब हम बोल रहे हैं कि हमने सेविंग करना है, तो यह सेविंग के दर्पण में क्या करता है, इस छोटे कण को फोकसित करके बड़ा करता है। तो इसीलिए सेविंग के दर्पण में हम लोग देखते होंगे कि पीछे के बाल को भी जब देखना होता है एकदम फोकसित होकर उसको दिखाता है। दांत देखने में फोकस, सौर भट्टी में अब सोलर किरण है, कोई सूरज की रोशनी आ रही है तो हमको फोकसित चाहिए ना, तब ना ज़्यादा से ज़्यादा किरणें फोकसित होगी तो यह भट्टी उपयोगी होगा। जबकि हमने बाजार की गलियों में एक टावर पे एक लैंप लगा दिया और यहाँ एक बल्ब जला दिया, तो हम क्या चाहते हैं कि यह बल्ब क्या फोकसित होकर सिर्फ नीचे दिखे ना, यहाँ 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 यह किरणें फैल जाए। तो हमने एक दर्पण लगा दिया, उत्तल दर्पण, जो कि किरणों को फैला देती है, तो वो उत्तल दर्पण। तो आपको कोई भी ऐसा एग्जाम्पल पूछ दे जिसमें कि आपको कोई जहाँ फोकस का काम हो वहाँ अवतल दर्पण मारना, और जहाँ पे फोकस का काम नहीं है, किरणों के दूर के किरणों के फैलने का काम हो, वहाँ उत्तल दर्पण मारना। अब एग्जाम्पल अब और ले सकते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष में कोई हमने जो वाहन भेजते हैं या सैटेलाइट भेजते हैं, अब सैटेलाइट में कौन सा दर्पण होता है बता सकते हो? दूरदर्शी में कौन सा दर्पण होता है? तो दूरदर्शी में भी हम दोस्तों जो दर्पण यूज करते हैं, लेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, अब दूरबीन मत पढ़ लेना। तो दूरदर्शी में जो हम फोकसित दर्पण यूज करते हैं, चूँकि इस दर्पण से हमने इस वस्तु को देखना है, चूँकि इसका फोकस करना है। जो बंदूक चलाता है लोग, वहाँ सामने में देखना कि एक लेंस लगा रहता है ताकि वो सामने में एकदम स्ट्रेट अटैक कर सके। तो यह फोकसित किरणें हैं, लंबी होती है, दूरी होती है। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं अवतल दर्पण के। जबकि आपको कहीं दूर की चीज़ों को देखना हो, पहाड़ पे चढ़ गए हैं आपने, और वहाँ पे आपने देखना क्या है कि पूरे इस पहाड़ से आपको यहाँ पूरा क्या है, इस पूरे एरिया में यह देखना है, तो आपने कुछ नहीं करना है, टावर पे जाके एक अवतल दर्पण लगे उसमें बॉल जला देना, देखो पूरा का पूरा दिखेगा। तो यह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दोस्तों दर्पण की लगभग चीज़ें बता दिए हैं। अब इसमें एक चीज़ बचा है, चिन्ह परिपाटी के नियम और फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। तो दोस्तों वो हम अगले क्लास में बताएंगे और उसके बाद लेंस शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।